नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस, आपको पता है कि ये प्रोग्राम मैं खास तौर पर सत्यहिंदी.com के लिए बनाता हूं। एक सीरीज है जिसमें बात होती है आपके पैसे की, आपके जेब की, आपके इन्वेस्टमेंट्स की, उससे जुड़ी हुई विषयों पर। और इसीलिए हम ऐसी और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जिनसे आपकी जेब पर, आपके पैसे पर असर पड़ता हो। तो आज मेरे साथ हैं खास मेहमान। मेरे साथ हैं नरेंद्र तनेजा जी। नरेंद्र तनेजा जी को आप लोग जो बहुत समय से नहीं देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे जानते हैं। लेकिन नरेंद्र तनेजा जी एनर्जी सेक्टर के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। और वर्षों, ये जब से इसको कवर कर रहे हैं, जब भारत में ऑयल और एनर्जी पर खास चर्चा नहीं हुआ करती थी। तनेजा साहब, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और आपसे समझने की कोशिश ये करेंगे, इस वक्त बहुत ये चल रहा है कि साहब क्रूड का दाम अचानक बहुत तेजी से गिर गया। हालांकि वो उतार चढ़ाव चलता रहता है उसमें, लेकिन इतना गिर गया कि वो नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच गया, यानी माइनस में हो गया। ने खरीदार पैसा देकर तेल खरीदे, इसके बजाय हो गया कि जो बिकवाल है वो तेल भी देगा, साथ में पैसा भी देगा। इस तरह की खबरें, खास तौर पे टेक्सास का जो ऑयल है, अमेरिका के पश्चिमी तट पे होने वाला तेल, उसके बारे में ये खबरें आई हैं कि फ्यूचर एक्सचेंज पे ऐसा हो गया। इससे भारत में तरह तरह के सवाल लोगों के मन में आने लगे हैं। ये भी लोग सोचने लगे कि क्या अब अपने को पेट्रोल के साथ पेट्रोल पंप से पैसे भी मिलेंगे। तो पहले तो आप समझाइए कि हुआ क्या है और हमको क्या समझना चाहिए उससे, भारत में बैठे हुए लोगों को। देखिए, तेल जो है, जैसा आलोक जी आप जानते हैं और आपके ज्यादातर दर्शक भी जानते होंगे, जो फ्यूचर में प्ले करते हैं अमेरिका के अंदर, खासतौर से जो अमेरिका ऑयल है, जो वहाँ जिसको ज्यादा जो है बेंचमार्क यूज किया था, उसे WTI बोलते हैं। तो दरअसल ओक्लाहामा जो बहुत बड़ा बेस है खासतौर से डिलीवरीज के लिए, वहां पे ये एक हादसा हुआ, मैं हादसा ही कहूंगा, जहां पे जो लोगों ने बुकिंग करी थी उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया। और जो फ्यूचर में वहां प्ले करते हैं, ना तो वो तेल को कभी फिजिकली खरीदते हैं, ना वो तेल की फिजिकली भी डिलीवरी लेते हैं। वो एक वो तो प्ले करते हैं, उसको खरीद लेते हैं और समय आने से पहले जो है उसको बेच के निकल जाते हैं। फिजिकल डिलीवरी जो लेने वाले हैं, वो पूरी समुदाय अलग है, वो लोग ही अलग होते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि डिलीवरी लेने वाले लोग उनको नहीं मिले। जब नहीं मिले और उनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि वो तो फिजिकल डिलीवरी ले नहीं सकते, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो फिजिकल डिलीवरी लेने को तैयार हो जाए तो हम उसको पैसे भी देंगे, $30 या $35 भी हम दे देंगे, लेकिन आप इसको आज जो है कंक्लूड कर लीजिए और फिजिकल डिलीवरी ले लीजिए। उसका नतीजा क्या हुआ कि ये चर्चा हो गई कि भाई ये तो फिजिकल डिलीवरी लेने के उल्टा हमको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि समुद्री जहाज जो थे, वरना उनका भाड़ा देना पड़ता है, और जो समुद्री जहाज है उनका जो किराया है वो दुगना तिगना आजकल हो चुका है, उसमें उनको ज्यादा घाटा होता है। उनका पैसे देकर निकल जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेडर्स हैं, उनका यही काम है। वो कभी तो उन्होंने मतलब शायद ये, तेल इसको को अगर कभी मैं हाथ लगा आसान कर नहीं भाषा देखा में होगा। कहूँ आपकी इजाजत से, तो ये है कि ये वो सट्टेबाज लोग हैं जिनका तेल के असली कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। ये तेल के दाम पे दांव लगाते रहते हैं, और इस वक्त इनके दांव उल्टे पड़ गए, तो ये ऐसी मजबूरी में आ गए हैं कि ये असली लोगों से कह रहे हैं कि भाई ये तेल ले लो और इसके साथ हम पैसा भी दे देंगे, हमारा पिंड छुड़ाओ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही उसको जो है सम्मान किया है। दरअसल यही हुआ है, और उन्हीं लोगों ने वहां से पैसा जितना नेला है, उसके लिए कार करके वही लोग, वही नाम, वही कंपनियां नवंबर का जो फ्यूचर उसमें प्ले कर रही है, और नवंबर का इस समय जो रेट चल रहा है वो $32 है, जी। क्योंकि उनको लग रहा है नवंबर तक तो अमेरिका के चुनाव वगैरह का सब कुछ होगा, तो रेट बढ़े हुए होंगे। तो इसलिए ये वो हुआ है अब इसका। लेकिन जो तेल है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की जो धुरी है, वो आज भी तेल है। भारतीय अर्थव्यवस्था की तो पक्की तरीके से धुरी तेल ही है। तो उसमें जो है, ये तेल जो की जो भूमिका है अर्थव्यवस्था में, वो बड़ी है। और तेल के बिना, हकीकत ये है कि तेल के बिना कुछ चलता नहीं है। ना पेट्रोकेमिकल बनते, ना प्लास्टिक बनते, ना केमिकल बनते, ना दवाइयां बनती, ना हमारे घर की तमाम चीजें जो हम यूज करते हैं, मोबाइल फोन से लेके ये कंप्यूटर जिसके सामने मैं बैठा हूँ, ये कहीं ना कहीं तेल से ही निकल करके आता है। तो इसलिए इसकी अहमियत जो है वो बरकरार है, उसको लेकर के कोई लोगों को। लेकिन जब ऐसी खबरें आई जिन्होंने नहीं समझा, उन्होंने ये सब चारों तरफ चर्चा हुई, लोगों ने कहा यार तेल के लिए हमको $70 देने पड़ते, पेट्रोल पंप पे जाएंगे, हमको हो सकता है $70 मिल जाए। तो ये अच्छा लगता है लोगों को, चेंज फॉर ए चेंज इट वाज फन। हाँ, तो वो चुटकुला सा हो गया। लेकिन अब जो असल कुछ बात हद है, तक। सच बात यह है कि देखिए, दुनिया में हमारे आसपास हमें दिख रहा है, हम खुद जाते हैं। मैं हफ्ते में 2 बार अपने पेट्रोल टैंक फुल करवाता था। अब तो महीना भर हो गया है, पेट्रोल पंप देखने की नौबत नहीं आई। आपकी भी नहीं आई होगी, मुझे लगता है गए होंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप शायद निकलते हो पार्टी के काम से, सरकार की किसी मीटिंग की वजह से, तो हो सकता है एक बार भरवाया हो।
लेकिन बड़े पैमाने पर पेट्रोल का कंजम्पशन, डीजल का कंजम्पशन कह रहे हैं भारत में 50 से 70% गिर गया है, पूरी दुनिया में 30-35% गिर गया है। तो ये असल सच तो है कि मांग नहीं रह गई है, इस वजह से भी दाम बुरी तरह गिर रहा है। देखिए, कोरोना वायरस जो है एक ट्रिगर था, शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद ये देखा कि भाई ट्रिगर था, तो उसके बाद सऊदी अरब और रशिया वो आपस में भिड़ गए इस बात को लेकर के कि जो तेल की कीमत में उससे हिस्सेदारी किसकी बड़ी होगी। सऊदी अरब कहता है मार्केट शेयर उनका बड़ा होना चाहिए, रशिया का ये था हमारा बड़ा होना चाहिए। वो आपस में पहली बार इस तरीके से भिड़े और पब्लिकली भिड़े, लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा। उससे क्या हुआ कि तेल के अंदर ये हुआ, उनकी वो इसलिए चाहते थे कि तेल की कीमत ऊपर जाए, प्रोडक्शन कट करें। उसकी जगह जब ये पब्लिक में भिड़े तो प्रोडक्शन कट तो छोड़िए, तेल की कीमत और नीचे आ गई। उसके बाद हमने ये देखा अमेरिकी राष्ट्रपति उसमें कूद पड़े। उन्होंने कहा अच्छा मैं आकर के जो तुम लोगों के बीच में सब लोग बैठते हैं और कुछ ऐसा करते हैं तेल की कीमत ऊपर लेकर के जाएं। G20 में भी उसको उठा दिया गया, लेकिन उसका नतीजा और खराब हो गया। जो मार्केट का जो, क्योंकि अब ये ओपेक के देश नीति, ये तीन व्यक्तित्व थे, तीन पर्सनैलिटीज तो ये इस पे आए, और उसका नतीजा यही हुआ कि वो उसको संभाल नहीं पाए और वो इस तरीके से बिखरना शुरू हुआ कि अब जो है वो उसका समझ, एक तरफ तो कीमत नीचे जा रही है, दूसरी तो आज भी जब हम बात कर रहे हैं रशिया का प्रोडक्शन बरकरार है, उसी तेजी से जारी है, अमेरिका का उस तेजी से जारी है, सऊदी अरब का भी जारी है, क्योंकि जो सहमति हुई कि 9.7 मिलियन बैरल्स की, वो सहमति जो है वो तो अगले महीने से लागू होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में क्या है। तो इसलिए कोरोना वायरस ट्रिगर था। उसके बाद इन्होंने जो आपस में जो ये लड़ाई थी कि भाई इसका कुल मिलाकर के बादशाहत की लड़ाई थी कि तेल का बादशाह कौन। सऊदी अरब ने कहा दुनिया कहती है हम जी। तो मैं हूं। तो ये बादशाहत की लड़ाई में ये मार्केट जो है नीचे चली गई। दूसरी तरफ भारत या दुनिया में देखिए, दुनिया में एवरेज 35% जो है डिस्ट्रक्शन हुआ है डिमांड का। भारत में जो रोड फ्यूल जिसको बोलते हैं, रोड जो सड़क का ईंधन है, पेट्रोल और डीजल अर्थात, उसमें 50% का डिस्ट्रक्शन हुआ, डिमांड में कमी आई है। तो भारत में उसी अनुपात से आने वाले समय में आयात भी घट रहा है, रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है उस पर भी फर्क आ रहा है। लेकिन पूरी दुनिया की स्थिति लगभग ऐसी है, चूंकि कोरोना वायरस की जो मार है, कहर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, वो पेट्रोल की कीमतों में भी और उसके कंजम्पशन में रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी, तो अब आप बात क्योंकि भारत ले आए हैं, यहाँ अब लोग समझना ये चाह रहे हैं कि इससे हमको, भारत को एक देश के तौर पे, अर्थव्यवस्था के तौर पे क्या बड़ा फायदा होने जा रहा है, या जो दूसरी आशंका जताई जा रही है वो बड़ा सच है कि अगर पेट्रोल का दाम इतनी बुरी तरह गिर रहा है, इसका अर्थ है कि दुनिया भर की इकोनॉमी में एक तरह से मंदी आ रही है, और वो हमारे लिए फिर अच्छा संकेत नहीं होगा। हकीकत यह है कि कोरोना वायरस जो है उसका क्या व्यवहार रहता है आने वाले 4 सप्ताह। आने वाले 4 सप्ताह ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल है, ऑयल इकोनॉमी के लिए भी क्रिटिकल है। अगर कुछ ऐसा दिखता है कि जिसका ट्रीटमेंट मिल गया है, मैं वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, कि इलाज कुछ मिल गया है जिससे मौतों को रोका जा सकता है, बाजार को खोला जा सकता है, ऑफिसेस को खोला जा सकता है, क्योंकि कुछ हद तक इलाज मिल चुका है, तो जाहिर है कि ऐसा अगर होता है तो तेल की डिमांड जो है वो बढ़ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया में तेल के बिना तो कुछ चलता नहीं। चंद देश है जहाँ इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन ज्यादातर देशों के अंदर है। तो अब ये डायरेक्टली जो ग्लोबल इकोनॉमी, अगर 4 हफ्ते या 5 हफ्ते के अंदर ऐसे संकेत नहीं आते हैं, तो फिर जो है ये ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो भी दक्षिण की दिशा में जा रही है, और दक्षिण की दिशा में जाएगी पक्के तरीके से, मतलब काफी हद तक इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी। यूरोप में समर आ जाएगी, अमेरिका में भी समर का सीजन आ जाएगा। समर में वैसे ही आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं, ऊपर से लॉकडाउन हो जाएगा। भारत वगैरह इस इलाके में मानसून आना शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी थोड़ी सी आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के फिर हम पहुंच जाते हैं सितंबर में। तो सितंबर के बाद ये इस साल की वित्तीय स्थिति जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। और अगर ऐसा होता है, ये तो पेट्रोल और डीजल या कुल मिलाकर जो ईंधन है, जब तक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल नहीं खुलता या कुछ होता, तो ये काफी हद तक जो है ये दबाव में रहने वाले। लेकिन भारत की जहां तक स्थिति है, भारत में यह कि अगर लॉकडाउन वगैरह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है, कृषि की गतिविधियां और तेज हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग जो है 70% से लेकर 80% भी अगर नॉर्मल हो जाती है, तो तेल की खपत बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जो कीमत है भारत के अंदर, वो ठीक है, हमारे यहाँ काफी हद तक जो है डी कंट्रोल्ड है, लेकिन उसके बावजूद एक तरह से सरकारी की मोनोपोली है। और जो प्राइवेट कंपनी है वो रिफाइनर्स हैं, लेकिन रिटेल में बहुत छोटा सा उनका शेयर बहुत छोटा सा होता है। तो ये कंपनियां जो तीन सरकार की बड़ी बड़ी हैं, काफी हद तक इनकी मोनोपोली है, और ये इनको जो परसीव लॉसेस वगैरह होते हैं, जो उसके कई कारण होते हैं,
या उसको, तो उस हिसाब से वो अपने हिसाब से रेगुलेट करते हैं। जो मैंने देखा है, तो केंद्र सरकार का टैक्स तो फिक्स होता है, एक्साइज तो फिक्स्ड है, राज्य सरकारों के टैक्सेस जो है एड वैलोरम होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो अर्थशास्त्र है, लेकिन वो भी अर्थशास्त्र को भी चोट पहुंच चुकी है। और कुल मिलाकर के गवर्नमेंट के रेवेन्यू, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य, वो भी ऑयल को से जो रेवेन्यू थे वो कम हो गए हैं। इसलिए कम हुए कि वॉल्यूम कम हो गया है, तो वॉल्यूम से जो है उससे उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि 4-5 हफ्ते जो है वो बड़े क्रिटिकल हैं। उस 4-5 हफ्ते के बाद जो है पता लगेगा कि ये लॉकडाउन कितना खुलता है, खुलने के बाद कितना सफल होता है, कहीं दोबारा तो नहीं लगाना पड़ जाता, इससे कहीं कोरोना वायरस जो है वो बेकाबू तो नहीं हो जाता। तो अभी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, उनके जवाब जब मिलना शुरू होंगे तो तेल की स्थिति भी स्पष्ट होगी। जी, तो तेल की कीमतों के बारे में, तेल की सप्लाई के बारे में कोई भविष्यवाणी करना तब तक संभव नहीं है जब तक कोरोना वायरस का इलाज न मिल जाए। टीके की बात नहीं की है तनेजा साहब ने, वो कह रहे हैं इलाज, यानी कि लोग ठीक होना शुरू हो जाएं, बीमारी फिलहाल और नहीं फैल रही है, इसका एक कुछ हद तक का भरोसा हो जाए, तब जाके कोई इस बारे में कहा जा सकेगा, अनुमान लगाया जा सकेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है तनुजा साहब, कि भारत सरकार जब कच्चे तेल का दाम गिरता है, और ये पिछले 6 साल से पूछा जा रहा है, तब वो फायदा पास ऑन नहीं कर रही है कंज्यूमर्स तक। अभी हाल में एक फैसला हुआ, आपको तो मालूम ही होगा, कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया। सरकार ने एक एनेबलिंग प्रोविजन पार्लियामेंट से पास करवाया, जिसमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इन पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया जा सके। उसके उससे लोगों का शक हो रहा है, लोग कह रहे हैं क्या इसका मतलब है सरकार ऐसे में जब दाम गिर रहा है इस समय भी वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के हम पर और बोझ बढ़ाने जा रही है? देखिए क्या है कि हमको ये समझना होगा कि अगर तेल का इतिहास उठा करके देखें, हमारे यहाँ जो मॉडल फॉलो होता है वो ब्रिटिश मॉडल है। इंग्लैंड में आज भी वही मॉडल होता है, अर्थात डीकंट्रोल जरूर कर दिया गया है, लेकिन अगर तेल की कीमत बहुत ज्यादा होती है तो सरकार जो है वो बीच में आ जाती है और कहीं ना कहीं अपने जो टैक्सेस है उनको घटाती है। कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाती है, फिर सरकार बीच में आ जाती है, अपने टैक्सेस को बढ़ा देती है। तो कुल मिलाकर के वो उसको रेगुलेट करती है। उसके पीछे दो तरह दिए जाते हैं। एक तो ये कि सरकार का हर साल का एक अपना एस्टिमेट होता है कि सरकार को तेल सेक्टर से इतनी आय चाहिए, और उसको वो एक बजट, उसको बजट लेके चलते हैं जिसमें तेल की जो कीमत होती है उसका एक औसत निकाला जाता है। जैसे पिछले साल का $67 था, तो अब जो आने वाले साल का कुछ और हो सकता है। इस साल का जो है वो 64-65 के आसपास रहा। अब कीमत कम हो गई तो जारी बात है कि सरकार को इसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन साथ में वॉल्यूम कम हो गया, तो जितना फायदा कैलकुलेट किया गया था वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हमको ये समझना होगा कि जो भारत जैसे देश है, या वो देश जहां पर जो तेल का सेक्टर है, उनको ये कहना है कि प्राइवेट विथ काफी हद तक वो सरकारी सेक्टर है, और उसके अंदर तेल जो है उसका कंट्रीब्यूशन, जो भूमिका है जो सरकार के रेवेन्यू में, वो बहुत बड़ी होती है क्योंकि सरकार ही उसको चलाती है। इसलिए जो है ये हमेशा सरकार की दखल इसमें रहेगी। कीमत जो है डी कंट्रोल जरूर रहेगा, लेकिन कीमत वो होगी जो सरकार का परसेप्शन होगा कि भाई तेल सस्ता कर दिया तो लोग उसका दुरुपयोग करेंगे, पर्यावरण खराब हो जाएगा। तमाम तर्क आ सकते हैं, लेकिन भारत में और जो ब्रिटेन में भी है, लेकिन भारत में खास तौर से चूंकि तेल को आयात करना, नेगोशिएट करना, उसको लेकर के आना, उसको रिफाइन काफी हद तक भारत में सरकार की कंपनियां करती हैं। लिहाजा सरकार ये सोचिए, इसका अधिकार है कि उसकी कीमत वो किस तरीके से रखे, और उस पब्लिक की तरफ से, पब्लिक इंटरेस्ट में कहा जाता है, वो काम करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सोचना कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल बहुत सस्ता हो गया, उसी अनुपात में भारत में सस्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहली बात यह है कि जो कच्चा तेल का कीमत होता है उससे तेल की कीमत तय नहीं होती है। जो रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोल डीजल, जो अंतरराष्ट्रीय उनका बाजार अलग है, जो कच्चे तेल का बाजार जिसकी चर्चा अक्सर मीडिया में नहीं होती। तो जी। पेट्रोल डीजल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत है, उससे यहाँ कीमत तय होती है। साथ में कुछ और एक फार्मूला है, उसके बेसिस पे वो चला जाता है, और सरकार उसके हिसाब से तय करती है। सरकार ये सोच के चलती है कि भाई पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ उनके हिसाब से ये कीमत जो है जनता पे कर सकती है, पॉलिटिकली अफोर्डेबल है, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है, एनवायरमेंटली अफोर्डेबल है। तो लगभग वो कीमत हमारे देश में चलती है। मुझे लगता है कि आने वाले 8-10 साल, 15 साल तो अभी स्थिति ऐसे ही रहने वाली जी, एक सवाल, दो सवाल छोटे छोटे और पूछ लूं तनेजा जी। एक तो ये कि इस वक्त जो भारत की पेट्रोलियम कंपनियां हैं, जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि साहब इसमें रिलायंस का क्या होगा, मेरी इच्छा है जानने की है कि इसमें इंडियन ऑयल का क्या होगा, बीपीसीएल का क्या होगा। सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जो ऑयल सेक्टर में हैं, उनके लिए ये स्थिति फायदे की है, नुकसान की है? फायदा है तो कितना है, और चिंता है तो कितनी? देखिए, 3 तरह की कंपनियां होती हैं, मैं बड़ी जल्दी से आपको बता दूं। एक तो वो कंपनी होती है जिनका काम होता है तेल का खनन करना,
उत्पादन करना, जिसमें ओएनजीसी है, जिसमें केर्न एनर्जी है, जिसमें ऑयल इंडिया है। तेल की कीमत कम हो गई। यहाँ पे जो तेल का ये उत्पादन करते हैं उनको जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय कीमत मिलती है, मतलब जो बाजार में अंतर्राष्ट्रीय वही कीमत यहाँ मिलती है। अब तेल की कीमत अगर इतनी नीचे चली गई तो जाहिर है जो ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, केर्न है, इन सब के लिए तो बुरी खबर है, क्योंकि इनकी आय तो बहुत घट जाएगी, इनकी बैलेंस शीट पर बहुत चोट पहुंचेगी। और कुल मिलाकर के इनकी जो बैलेंस शीट पे जाके अगर लोन भी कर लेते हैं वो भी इनकी कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। और दूसरा इनके जो कैपेक्स हैं कि विस्तार करा जाए, नए भंडार घूमे ढूंढे जाए देश विदेश में, और तेल के कुएं, वो सब जो है काफी हद तक इसके लपेट में आ रहे हैं। और इससे कुल मिलाकर के ऐसी कंपनियां जो हैं इनको लंबा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कैपेक्स जो इम्पैक्टेड हो रहा है नेगेटिवली, और साथ में अभी तो पैसा उनके पास आ नहीं रहा और बैलेंस शीट कमजोर हो रही है। जो मिड स्ट्रीम कंपनियां जो पाइपलाइन वगैरह बनाती हैं वो ठीक है, उनको कोई ज्यादा ना फायदा या नुकसान। जो बाकी इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये सरकारी कंपनियां हैं और ये कुल मिलाकर के ये डाउन स्ट्रीम है। इनकी इकोनॉमिक्स का क्या है कि भाई इस भाव हम लेते हैं और जिस भाव भी उनको मिल रहा है उसको वो प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद रिटेल में जाके बेच देते हैं। अगर महंगा मिलता है तो महंगा बेच देंगे, बहुत सस्ता मिलता है तो फिर भी बहुत सस्ता तो नहीं देंगे लेकिन थोड़ा सस्ता कर देंगे, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी हमारे पास रिलायंस है, रिलायंस जो है वो मेनली रिफाइनिंग में, रिटेल में बहुत छोटी सी उनकी भूमिका है, तो उनका भी यही है, वो नई अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सस्ता सस्ता कच्चा तेल लेके आते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिससे उनका जीआरएम, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, वो अच्छा होता है। लेकिन उसमें भी एक गेम ये इसमें ये है, गेम ये होता है कि अगर जब भी तेल महंगा होता है तो जीआरएम ज्यादा होता है, जब तेल सस्ता होता है तो जीआरएम हो जाता है, कि उनका एक अलग अर्थशास्त्र होता है। तो कुल मिलाकर के जो इस सारी चपेट में जो कंपनियां आई हैं जिनको नुकसान हो रहा है, जिसमें अगर आप मान लिया निवेश करने का सोचते हैं तो थोड़ा सा अध्ययन करके करना पड़ेगा, वो अपस्ट्रीम कंपनियां हैं, जो कंपनियां जो तेल का खनन और उत्पादन करती हैं, ये सारी चोट उनको पहुंच रही है। बाकी डाउनस्ट्रीम कंपनियां जो हैं बहुत ज्यादा उनको असर नहीं पड़ेगा। तो असल जहां जो तेल गैस निकालने वाली कंपनियां, उनके लिए चिंता की खबर है जी भाव का जी। गिरना। एक और बात आ रही है कि जो सरकारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी पेट्रोलियम रिटेलिंग वाली, इनके इनके यहाँ पेट्रोल डीजल की तो बिक्री लगभग बंद है, बहुत कम हो रही है सरकारी वाहनों के लिए, या आजकल डीजल थोड़ा जाने लगा है। इसकी वजह से जो दूसरे प्रोडक्ट्स उनके यहाँ बनते हैं उनका बनना भी, क्योंकि रिफाइनरी में तो एक साथ सभी चीजें बनेंगी, केवल रसोई गैस तो निकाल नहीं सकते हैं। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि शायद रसोई गैस की भी परेशानी हो सकती है अगर इसी तरह पेट्रोल डीजल का लॉकआउट चलता रहा। नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। दरअसल जब लॉकडाउन की बात शुरू हुई तो कई जगह जो रसोई गैस जो एलपीजी है, जो रिफाइनरीज में बनती है वगैरह जो है, उसमें दिक्कत आई थी कई जगह, खासतौर से कुछ उत्तर भारत के इलाके थे, उत्तर पूर्व के इलाके थे। तो इसीलिए जो है अभी 2 दिन पहले ही इंडियन ऑयल ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आयात करने के लिए, जिससे कि अप्रैल मई और जून के अंदर एलपीजी का और आयात किया जाएगा, जिसकी जहां जहां थोड़ी किल्लत है उसको पूरा किया जा सके। वैसे भी जब से जो उज्ज्वला स्कीम आई है, जब से जो है हम काफी हद तक एलपीजी बहुत आयात भी करते हैं, क्योंकि एलपीजी हमारा अपनी जो जरूरत है वो खाली हमारी रिफाइनरी से नहीं बन पा रहा। उज्ज्वला स्कीम के लिए हमने बहुत सारा आयात करा है, और दरअसल आज जो है भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है एलपीजी का, और आयातक है आज भारत। तो ये इसलिए आयात हमको जाना करना पड़ रहा है, क्योंकि अपना प्रोडक्शन है वो नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी बात हमें ये समझने की है, अगर तेल जो है वो मान लिया कार के लिए, बस के लिए या ट्रक के लिए नहीं बिक रहा, लेकिन तेल की बड़ी होती है, तेल पेट्रोकेमिकल के प्लांट अलग हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, और कुल मिला के हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरी शक्ल में बना करके पेट्रोकेमिकल एंड यूज के लिए। तो तेल जो है वो जैसे दूध होता है, दूध अगर आप पी नहीं रहे हैं, चाय नहीं बना रहे हैं, तो उसके 50 प्रोडक्ट और बनते हैं। तो यही बात तेल की होती है। तेल की तमाम चीजें जो आज हम जो अपने दैनिक जीवन में जितनी चीजों का प्रयोग करते हैं, उसमें 65% चीजें जो है वो तेल से आती हैं। उनका जो आधारभूत है वो तेल होता है। तो इसलिए जो है तेल का जो उपयोग है वो तरह तरह से बना रहता है। आज की तारीख में जब भी तेल की कीमत सस्ती है या सड़क पर का प्रयोग नहीं हो रहा, लेकिन तेल की जो यूटिलिटी है, ये पूरा हमारा जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, ये तेल की सभ्यता है, वेल सिविलाइजेशन है। तो इसका यूज तो कहीं ना कहीं होता ही रहता है। जी। तो क्या उम्मीद करनी चाहिए लोगों को, जैसे आपने कहा, लेकिन अब मैं एक संक्षिप्त उत्तर अंत में जरूर पूछूंगा, क्या उम्मीद करनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल के दाम गिरेंगे? कुछ तो गिरेंगे, बहुत ज्यादा न गिरें। और ऐसी स्थिति में जब सरकारी खजाने पे भी बहुत दबाव है, कहीं और से कमाई बढ़ने के आसार नहीं है, बल्कि सब तरफ से कमाई कम हो रही है, और उसको इस वक्त बहुत से लोगों को मदद भी देनी है, तमाम लोग मदद की उम्मीद लगा के सरकार की तरफ देख रहे हैं।
ऐसे में क्या कुछ भी उम्मीद करनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा? देखिए, जिस तरह के हालात हमने चल रहे हैं आलोक जी, हमने पहली बार दिल्ली के अंदर एक 20 साल के बाद हमें नीला आकाश देखने को मिल रहा है, क्योंकि कारें कम चल रही हैं, बसें कम चल रही हैं और प्रदूषण कम हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है मोटर गाड़ियों का प्रदूषण बढ़ाने में। लेकिन मेरा ये मानना है, जो सरकारी कंपनियां हैं, देश की अर्थव्यवस्था है, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चरली सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार है, सबकी जो निर्भरता है वो तेल के ऊपर बहुत ज्यादा है, अपनी रेवेन्यूज के लिए, आय के लिए। तो अगर जब तेल जितना सस्ता आज है, तो जाहिर है केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है, वो अपने टैक्स बढ़ाएंगे। वो अगर हम ये सोचते हैं कि सस्ता तेल इतना सस्ता हो जाएगा कि हमें सोचना ना पड़े अपना टैंक फुल कराने में, वो मुझे लगता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वैसे भी सरकार के खर्चे बढ़ चुके हैं और सरकार को और पैसे की जरूरत है। सरकार के चाहे जीएसटी है, सारे रेवेन्यू हो चुके हैं। राज्य सरकारों की तो कईयों की अल्कोहल नहीं बिक रहा, उनकी भी अल्कोहल से बहुत बड़ी इनकम होती है, टोबैको से होती है, तो और रजिस्ट्रियों से होती है, और बाकी जो बड़ी इनकम होती है वो पेट्रोल डीजल से होती है। तो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, अगर तेल इतना ही जैसे आज रेट है ये रहता है, या थोड़ा इससे बढ़ भी जाता है, 30 के नीचे रहता है, तब भी जो है वो सरकार अपने टैक्सेस बढ़ाएगी, भारतीय उपभोक्ता उसका एंटायर बेनिफिट मिल जाएगा। ये अर्थशास्त्र सरकार को इजाजत नहीं देगा। जी, तो ये बात आप कह रहे हैं और मुझे लगता है ये जितना आपने अध्ययन किया हुआ है वो आपकी बात को हमें मानना चाहिए कि ऐसा ही करीब करीब होने वाला है। और तर्क भी जो आप कह रहे हैं वो बात तो मैं भी मानता हूँ, मुझे भी लगता है कि इस परिस्थिति में ये संभव नहीं है सरकार के लिए, इस सरकार के लिए नहीं है। कोई दूसरी सरकार होती तब भी नहीं था, मैं वहां बैठा होता तो मैं भी नहीं कर पाता कि इस वक्त देश की तमाम जरूरतों को किनारे रखूं और पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूं। हो सकता है मध्य वर्ग को राहत देने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए कुछ उसमें कमी की जाए, ताकि ये भी ना लगे लोगों को कि सरकार लूट रही है। लेकिन सरकार को इस वक्त पैसे की जितनी जरूरत है उसमें दाम कम होने की बड़ी भारी गुंजाइश है नहीं। तनेजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं एक बार फिर दर्शकों से आग्रह कर लूं कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजा दें, ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया वीडियो आया और कब मैं लाइव आया। अपना ख्याल रखिए। सरकार से आप अगर बहुत उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपकी बहुत सहायता करेगी, तो आप भी अपने आसपास देखिए, कोई जरूरतमंद आपको ऐसा मिलता है जिसकी आप मदद कर सकते हैं तो वो मदद जरूर कीजिए। ये वक्त है जिस वक्त समाज को अपने अंदर थोड़ा सा उदारता का एक भाव बढ़ाना होगा, और जहां संभव हो वहां जरूरतमंद की मदद की जाए। अपने घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए। कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है कि हम खुद अपने को सुरक्षित रखें। हम बचेंगे तो दुनिया बचेगी, जान है तो जहान है। धन्यवाद, नमस्कार।